बोलिए सर। जो वेडनेसडे वाला टेस्ट है, जो मैम ने कहा है इसी गली बच्चे के क्या, तो उसमें अंकुर की क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करता है। तो 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 हां कोई दिक्कत नहीं 20 कर लीजिए है ना। 1 के लिए 20 40 कर लेते हैं और कम कर और भी कम कर 15 30 नहीं 20 40 मेरे तो शून्य में रहता है। Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. सरफेस टेंशन में सेकंड डेफिनेशन बता दीजिए। देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या है, ये एक्सपेरिमेंट सभी लोगों ने देखा होगा। ये क्या है, सोप फिल्म है। ये मूवेबल है। देखिए आपने क्या किया, एक फ्रेम लिया और इसको सोप में आपने डिप किया, तो आपको एक ऐसी फिल्म नजर आती है। ठीक है, अब मैं यहां का अगर देखूं, हर एक इस वाले वायर पे ये मूवेबल है। ठीक, अगर मैं इस वाले वायर पे देखूं तो अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन। क्योंकि लास्ट टाइम भी बताया था कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोगों का जो एरिया हो वो क्या हो, मिनिमम हो। और मिनिमम के लिए वो क्या करते हैं, अलोंग द सरफेस फोर्स लगाते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो मूवेबल वायर है इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। अब यहाँ पे सोप फिल्म की बात में बात करें तो यहाँ पे कितने सरफेस होते हैं, दो। सिंपल, अगर सोप फिल्म अगर आपने निकाले, एक सामने से नजर आएगा और एक पीछे की तरफ से। ठीक, तो यहाँ पे कितने सरफेसेस है, दो सरफेसेस है। तो पहले वाले सरफेस की वजह से लास्ट टाइम तो उन्होंने देखा था फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कितने सरफेसेस हैं, दो, तो फोर्स कितना लगेगा अंदर की तरफ से, 2TL। ठीक है,
अब मेरे को क्या करना है, इस मूवेबल वायर को मूव करना है इस डायरेक्शन में, ठीक। मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ ताकि इसमें कोई भी स्लो मूवमेंट कर रहा हूँ, स्लो मूवमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, लगभग नेग्लिजिबल है, ठीक। अगर वेलोसिटी लगभग नेग्लिजिबल है, इसका मतलब अगर इसको मेरे को स्लो मूवमेंट करना है तो राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2TL, तभी नेट फोर्स 0 होगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, 2TL, एस एक्सटर्नल इस डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2TL। आपने कहा इसको आपने कितना मूव कर दिया, x डिस्टेंस, ठीक। अगर मैं x डिस्टेंस मूव करूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है तो वो कहाँ चला जा रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, लॉजिकली सोचिए एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो सरफेस टेंशन है वो चाहता है कि हम लोगों का एरिया क्या हो, मिनिमम हो। अगर मैं जो वर्क डन कर रहा हूं तो ये तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। स्टेबल कब होगा, जब एरिया मिनिमम, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो रहा है। जो ये चाहता है उसका अपोजिट काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये चाहता है कि मेरा एरिया मिनिमम हो, लेकिन मैं इसके एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर एरिया इंक्रीज कर रहा हूँ तो अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। आगे समझ में, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ठीक। तो वर्क डन कितना हुआ, 2TL इनटू डिस्प्लेसमेंट x। सरफेस एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपने कहा कि जो सरफेस एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी सरफेस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक। तो यहाँ पे आपने कहा कि इसका जो एरिया इंक्रीज हो रहा है, कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है, x इंटू एल Yes. या 2LX, 2LX, दो सरफेसेस हैं 100 फिल्म के, ठीक। तो यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एरिया कितना है, टू एल एक्स। पहले यहाँ से नोट कीजिए, दूसरे वाले पार्ट पे आप। सर इसका डाउट सेशन कल है? कल। अब यहाँ पे देखिए, ये आपने कहा, मैं इसको क्या चेंज इन सरफेस एनर्जी लिख सकता हूँ। चेंज इन सरफेस एनर्जी का मतलब क्या, जब इतना एरिया था इसके पास एनर्जी कितनी थी, S1। अब जब ये पूरा टोटल एरिया हो गया तो इसके पास एनर्जी कितनी है, S2। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1। यही तो आएगा चेंज, जितना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो वही मैंने लिखा है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू 2TLX, ठीक। अब ये आपने क्या लिखा, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये लिखा था ना, इंक्रीज इन एरिया 2LX। तो मैंने यहाँ पे 2LX को लिख दिया चेंज इन एरिया डेल्टा A इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो यहाँ से सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला मिला, सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ये सेकंड डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशन यूजफुल हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
क्लियर है? Yes, sir. तो अगर आपको कहीं पे भी सरफेस एनर्जी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस एनर्जी। ठीक, चलिए क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक ड्रॉप है जिसका सरफेस टेंशन T है, इसका रेडियस कैपिटल R है। इसको मेरे को क्या करना है, ब्रेक इनटू n ड्रॉप्स। n ड्रॉप्स में इसको आपने ब्रेक कर दिया, तो फाइंड वर्क डन। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। एक बिगर ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसको आपको n स्मॉल ड्रॉप में ब्रेक करना है, तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। सर आंसर है सर, अजीब सा आंसर है थोड़ा। हाँ बोलिए बोलिए। टी 4πr² ब्रैकेट में n की क्यूब न की रूट क्यूब -1। हाँ ठीक है, करेक्ट है। सभी लोग कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। जो भी हम लोगों ने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला निकाला उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, ध्यान से देखिए, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। जल्दी कीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
सर म्यूट है आपका। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। देखिए इनिशियल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। आपने क्या क्या इसको n स्मॉल ड्रॉप में ब्रेक कर दिया है। एक का रेडियस मान लीजिए स्मॉल है, तो एक का सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं n। ठीक, अब सबसे पहले हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं n ड्रॉप्स हैं। तो यहां से 4/3 पाई 4/3 पाई, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू n1/3 स्मॉल आर। ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं तो 4 पाई n आर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की पावर 2/3। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर n की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इनिशियल एरिया है और जो फाइनल एरिया है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, तो ये एरिया इंक्रीज हुआ ना। ठीक, इसका मतलब अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो हमारी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जो चेंज इन सरफेस एनर्जी होगा वही क्या होगा वर्क डन, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन सरफेस एनर्जी लिखूं तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर n की पावर 1/3 -1। क्लियर है सबको। change in surface energy is equal to work done by external agent। सर हमने किस में पुट की है वैल्यू? कौन सी वैल्यू? सर ये जो हमने रिलेशन निकाला है r इक्वल्स टू n1/3r, सर ये वाली वैल्यू मतलब किस में पुट की है? स्मॉल आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, स्मॉल आर की वैल्यू ओके इस वाले रिलेशन में। ठीक है, इसका रिवर्स सोचिए कि अगर मान लीजिए n स्मॉल ड्रॉप्स होते हैं, इन सबको मैं मिलाकर एक बिगर ड्रॉप बनाता, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा था डिक्रीज। ठीक है, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा था इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिकली सोचिए कि अगर आपका सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब कि उस सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। ठीक, अब यहां पर आपने देखा कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए सिस्टम की। अगर मैं रिवर्स में जाता कि छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर अगर मैं बिगर ड्रॉप बनाता तो क्या होता, सरफेस एरिया कम होता। अगर सरफेस एरिया कम होता है इसका मतलब एनर्जी कम होती। एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए सिस्टम से, तभी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। अब देखिए एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, एम्स ने पूछा था ये क्वेश्चन। उसने क्या पूछा था, रिवर्स ऑर्डर में पूछा और उसने बोला कि कितना टेम्परेचर चेंज होगा। उसने टेम्परेचर चेंज के बारे में पूछा, तो आपने कहा कि अगर ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो वही सिंपल ये डेल्टा ऐसे निकाल लिया आपने, चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये किसके इक्वल होगा एम एस डेल्टा टी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है वो तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने में काम आएगा।
अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। नहीं आया समझ में? इसको आप लोग Yes, sir. थर्मो के साथ जोड़ के कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस कॉन्सेप्ट को बस लिख लीजिए, अगर आता है तो हम लोग इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी कर लेंगे कि ये जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में चला गया। सर अगर छोटे छोटे ड्रॉप से मिलकर बड़ी ड्रॉप बन रही है तो सर टेम्परेचर डाउन होगा। एरिया, सर एरिया तो बढ़ रहा है ना। अरे कम होगा, वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कोई सी भी वैल्यू मान लीजिए कि कैपिटल आर आपका 1 मीटर है और आपको एन स्मॉल ड्रॉप्स बनाने हैं 1 सेंटीमीटर वाले, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, मतलब कि ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होता है। अब अगर हम लोग ड्रॉप के बारे में बात करें तो ये मान लीजिए कि ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है। अगर वाटर ड्रॉप है इसका मतलब अंदर में भी चारों तरफ क्या है, पानी, वाटर के पार्टिकल्स है। मैं ड्रॉप के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए सरफेस टेंशन के बारे में, कि यहां पे अगर आपने इसको कट कर दिया तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल की तरह नजर आएगा। एक सॉलिड बॉल है, उसको आपने कट कर दिया बीच में से, तो आपको कुछ ऐसा शेप नजर आएगा। ऐसी शेप नजर आएगा ना, आपने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, ठीक। आपने कहा कि जो अंदर में प्रेशर है वो पी इन है, जो आउटर का प्रेशर है कि पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर का मतलब क्या, पी इन माइनस पी आउट, ये हमें निकालना है एक्सिस प्रेशर, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सिर्फ इसको देखिएगा, ये जो इसका आउटर लाइन है ना, इस वाले बॉल का जो आउटर लाइन है, ठीक है, सिर्फ इसको इमेजिन कीजिए कि ये क्या है, एक लेंथ है, एक वायर है, ठीक। क्योंकि आपने जो सरफेस टेंशन डिफाइन किया था, सरफेस टेंशन हमेशा लेंथ के अलोंग लगता है, ठीक है। मतलब कि जो सरफेस की जो बाउंड्री है ना, उस पे लगेगी सरफेस टेंशन हमेशा। अब इस वाले पार्ट को इमेजिन कीजिए कि एक क्या है, ये एक वायर है 2 पाई आर का, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, ठीक। और इसके सामने अगर मैं इमेजिन करूं तो एक बॉल है पानी का, वो भी तो हेमिस्फेरिकल है ना, इसके सामने तो ये वाला पार्ट है, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, इस वाली वायर पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में कि राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन में, Left जो उन्होंने सरफेस टेंशन लिखा था अलोंग द सरफेस। अब मैं इसको भूल जाइए थोड़ी देर के, राइट वाले पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ इमेजिन कीजिए एक वायर है, ठीक है। इसको आपने इस वाटर के सरफेस पे रखा हुआ है, ये ऐसा शेप है, ये ऐसा शेप है, ठीक है। मैं इस वाले के लिए बात कर रहा हूं, इसके साथ ये एक वाटर का सरफेस है, ठीक, ये इसके साथ ऐसे है। अब ये जो वायर है, ये जो आपको वायर नजर आ रहा है, ये सामने से ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सरफेस की बाउंड्री होगी ना, तो बाउंड्री पे हमेशा सरफेस टेंशन लगता है। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे रखा। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये जो वाटर वाला पार्ट है, इस वाले वायर की लेंथ पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में,
along the surface and perpendicular to the length, ये लिखवाया था आपको। तो along the surface, water surface कहाँ है? water surface तो यही है ना, ये पानी का सरफेस है, ठीक। तो इस वाली वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और अलोंग द सरफेस मतलब ये, ठीक। तो यहां पे आपको नजर आएगा कि इस वाले पार्ट पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर ये Yes, sir. सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। देखो ये बताइए, लेफ्ट डायरेक्शन में किसके किसके कारण फोर्स लग रहा है? एक तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है। और राइट हैंड साइड में किसके कारण फोर्स लग रहा है? इनसाइड प्रेशर के कारण। दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आपने लिखा P in into area is equal to P out into area प्लस सरफेस टेंशन के कारण कितना लग रहा होगा? सरफेस टेंशन इंटू 2πr, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ। इस वायर की लेंथ कितनी है? 2πr, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, एरिया कौन सा? देखिए इसका पूरा डेरिवेशन वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, प्योर मैथ्स है वो। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो एरिया होता है, अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है, अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें ये जो एरिया होगा वो क्या होगा? प्रोजेक्टेड एरिया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये होता है आपका प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया जैसे कि मान लीजिए बॉल है, ये आपका स्फेरिकल बॉल है, अगर इस पे आप लाइट को फॉल करवाएं, आपको शैडो कैसा नजर आए? Circle. सर्कल, वही है प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें जो अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कौन सा? प्रोजेक्टेड एरिया। जब हम लोग रेडिएशन प्रेशर पढ़ेंगे वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का पहला पार्ट यही है, रेडिएशन प्रेशर। तो वहां पे अगर हम लोग देखें तो P in इनटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? सर्कल πr² is equal to P naught into πr² प्लस T into 2πr। वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है? P in minus P out πr² is equal to T into 2πr। तो ये r और पाई, r और पाई, तो T एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? 2T/R। 2T/R। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। क्लियर है? वैसे तो आपको आखिरी में फॉर्मूले को याद रखना है, नीट में वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। नोट कीजिए।
हो गया। अब देखिए अगर ये बबल होता सर कितने सरफेसेस होते? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो जूही को लेट इन कर लो सर, वो उसका नेट स्लो था, वो लेट वो हो गई थी बाहर क्लास। कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पे बताइए अगर ये ड्रॉप नहीं होता बबल होता, यहां पे डिफरेंस कहां पे आता? कॉन्सेप्ट यही है। इमेजिन कीजिए सोप बबल है, डिफरेंस कहां पे आता? दो सरफेस हो जाते हैं। तो सरफेस हो जाते हैं। दो सरफेसेस हो जाते हैं। तो यहां पे एक तो फोर्स लग रहा होता आउटर वाले पे, ठीक, और एक लग रहा होता अंदर वाले पे। तो यहां पे कितना आ जाता? इधर 2t और आ जाता, मतलब कि एक और 2 इधर आ जाता ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये कितना हो जाता? 40/r। 40। आगे समझने, दो दो सरफेसेस इस पे फोर्स लगाते हैं अंदर की तरफ। ड्रॉप में क्या है, सिर्फ एक ही सरफेस है, ठीक, और बबल में क्या होगा, दो सरफेस हो जाएंगे, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, दोनों अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? यस। डेरिवेशन के लिए परेशान मत होइएगा, हमें आखिरी में सिर्फ फॉर्मूलों को याद करना है। ऐसे डेरिवेशन बता दो ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछा गया था और इससे थ्योरी भी पूछी गई थी। न्यूमेरिकल पूछा था, एम्स ने थ्योरी पूछी गई थी, पीएमटी, जब आप लोगों का पीएमटी होता था। करंट में नहीं आया लेकिन बहुत साल पहले पूछा गया था। इसी कॉन्सेप्ट पे है। आपने एक्वेरियम देखा होगा, सभी ने देखा है ना एक्वेरियम? तो एक्वेरियम यस में सर। आपने देखा होगा कि नीचे एक पंप लगा रहता है वाटर में, ठीक है, जिससे कंटिन्यूएशन में बबल्स टाइप के निकलते रहते हैं ऊपर की तरफ। उस बबल को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब बबल्स निकलता है तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वो बबल का साइज बड़ा होता जाता है। बस बबल्स देखा है, लेकिन एक बार फिर से देखिएगा, कभी भी देखें तो बबल जब ऊपर जाएगा तो उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। बबल्स तो देखा है सबने, लेकिन इस चीज को एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब बबल्स ऊपर जा रहा है तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं होता? साइज इंक्रीज होता है। अब वो कौन से बबल्स होते हैं, वाटर बबल्स होता है कि एयर बबल होता है? दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एयर बबल, ठीक है। अच्छा मैं अगर कहूं वाटर बबल है एयर बबल है, दोनों में डिफरेंस कैसे बताएंगे मेरे को? ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि इस पार्ट को समझना जरूरी है। थियोरी के क्वेश्चन यहां से काफी बन जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। वाटर बबल है एयर बबल है, दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग है? सर वाटर बबल में दो सरफेसेस होंगी और एयर बबल में सिंगल सरफेस होगी। तो सोप बबल क्या है? सोप बबल भी वाटर बबल जैसे ही हुआ, दो सरफेस वाला। मतलब कि तीनों एक ही हो गए? एयर में एक ही है ना? एयर में एक सरफेस होता है। एयर में एक होता है कैसे?
थोड़ा सा सोचिए फिर बताइए। एयर बबल में एक ही सरफेस होगा, दो सरफेस होंगे, क्योंकि आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, एयर बबल लिखा रहता है, सोप बबल लिखा रहता है, और क्वेश्चन में आखिर में देखते हैं यहाँ पे 2T/R लगा दिया, लेकिन वर्ड यूज कर रहा है बबल, और एक जगह बबल यूज कर रहा था वहां पे 4T/R लगा दिया। फिर से देखिएगा, बबल वाले केस में दोनों जगह कहीं पे 2T/R लिखा रहता है, कहीं पे 4T/R लिखा रहता है, लेकिन वर्ड यूज किया रहेगा बबल। कोई तो बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगने वाली चीज है। सर वाटर बबल में वाटर फिल्ड होगा और सोप बबल में और एयर बबल में एयर फिल्ड होगा। नहीं तो एयर बबल जब भी हम लोग लिखते हैं तो 2T/R लिखते हैं, और सोप बबल में हम लोग लिखते हैं 4T/R। ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये है मेरा। अब ऐसे इसको याद करने के तौर पे लिख लीजिए, जहां पे भी एयर बबल यूज होगा एक्सेस प्रेशर होता है 2T/R, अगर कहीं पे भी सोप बबल होगा वहां पे एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R। बताएंगे आप लोग? एयर बबल 2T/R क्यों? क्योंकि उसकी सिर्फ बाहर की लेयर होती है, अंदर मतलब वो वेकेंट होता है। सोप बबल में क्या होता है? उसकी दो लेयर होती है ना, एक मतलब बाहर की लेयर होती है और एक अंदर साइड लेयर होती है। दो सरफेसेस होती है मतलब। एयर बबल में दो सरफेसेस नहीं है क्या? सर ऐसा हो सकता है कि जो सोप बबल हाँ होता है हाँ, उसमें जो दो लेयर्स हैं, एक सोपी लेयर है और एक थोड़ी नॉर्मल सी लेयर है, नहीं बट नहीं एक नहीं, थोड़ा। नहीं। आंसर आप लोग सही कह रहे हैं कि एयर बबल में एक ही लेयर होती है, सोप बबल में दो लेयर होती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कैसे। क्योंकि सोप बबल में अंदर और बाहर दोनों सेम मतलब उसका होता है, और एयर बबल में बाहर वाटर होगा मतलब वैसे होगा, और अंदर की साइड पी नॉट शायद। अंदर भी पानी नहीं रहेगा? इस क्वेश्चन को ढूंढिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है? कल डाउट सेशन में यही क्वेश्चन मेरी तरफ से है, सर एयर ठीक, बबल आप लोगों के लिए। में एक फ्री सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? सर वन फ्री सरफेस एरिया, और सर अरे क्वेश्चन यही है, क्यों? जब हम लोग सोप बबल के बारे में बात करें तो कह रहे हैं कि अंदर भी एक लेयर है, एक बाहर में भी लेयर है, और जब एयर बबल के बारे में बात करें तो बाहर भी तो है सरफेस, अंदर भी सरफेस है। तो सर यहाँ पे हम लोग एक ही सरफेस से कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन सोप बबल में दो को कर रहे हैं। कुछ आ रहा है समझ में क्या कहने का मतलब है मेरा? ये सर क्वेश्चन तो समझ आ रहा है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। अब देखो, कल ये डाउट है मेरा, आप लोगों का नहीं है, यस सर। ये मेरा डाउट है आप लोगों के लिए। बाहर क्या रहता है? अरे सरफेस है, बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है। सोप में भी तो ये होता है, बाहर भी एयर होता है अंदर भी एयर होता है, लेकिन सोप में दोनों ही लेयर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन एयर वाले में एक ही को कर रहा हूँ, क्यों? सोचिएगा, बताइएगा। चलिए मैं एक्वेरियम में आता हूँ। एक्वेरियम में जो क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे आपने कहा कि एयर बबल्स हैं, ये पानी,
एक्वेरियम आपने क्या देखा है 10-15 किलोमीटर डेप्थ का देखा है? यस नो सर। 10-15 किलोमीटर डेप्थ का देखा है? सर छोटे ठीक छोटे है। देखे हैं। हाँ, एक्वेरियम ज्यादा से ज्यादा कितना देखा होगा? 10 मीटर, बहुत बड़ा भी बना दे तो। ठीक, तो एक्वेरियम में, लेकिन आपको पता है कि अगर हम लोग किसी समुद्र में नीचे की तरफ जाएं तो टेम्परेचर चेंज होता है हर एक किलोमीटर पे। ठीक, लेकिन एक्वेरियम में क्योंकि इसका डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, ये मीटर में ही रहता है। मैं तो मैक्सिमम 10 मीटर बता रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ा एक्वेरियम हो गया आपका। लेकिन अगर हम लोग एक्वेरियम के बारे में बात करें तो एक्वेरियम में ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब कि वाटर की डेप्थ से ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम लोग टेम्परेचर को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। लिखते जाइए, सब क्वेश्चन थ्योरी के हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है। अगर टेम्परेचर सेम है इसका मतलब कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपने क्या किया, मैंने कहा कि यहाँ पे एक बबल प्रोड्यूस हुआ ये, और जब ये सरफेस तक पहुंच गया तो इसका रेडियस हो गया इंक्रीज। क्वेश्चन तो ये है पहला कि ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात, एक एक करके सभी पार्ट्स को देखते हैं। आपने एयर बबल यहाँ पे प्रोड्यूस किया, जनरेट किया, और ये एयर बबल ऊपर ही क्यों जाता है? ये सरफेस पे, मतलब कि नीचे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव करता रहता? ये ऊपर क्यों राइज करता है? पहला क्वेश्चन तो ये है। ऊपर प्रेशर कम है ना, ऊपर जाते में मतलब प्रेशर कम होता जा रहा है, तो सर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर तरफ मूव करेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बॉल रख दूं सर तो वो भी एनर्जी। ऊपर चला जाएगा। एयर बबल ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर मैं बॉल यहाँ पे रख दूं आयरन का, तो क्या वो भी ऊपर चले जाए? तो कोई भी बॉडी सिंक होगी ही नहीं। तो भले कि हमने जो सोचा है प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट वो गलत है, कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। हाँ, सर एनर्जी की वजह से। सरफेस एनर्जी का यहाँ पे क्या रोल है? मैं आप ही को साबित कर दूं, घुमा दूंगा उसी में, बोलिए। अगर आपने सरफेस एनर्जी के बारे में बात की है तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका सरफेस एरिया तो बढ़ता जा रहा है, तो ये अनस्टेबल होना चाहेगा क्या अपने क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाकर? डेंसिटी, डेंसिटी, मतलब एयर बबल की डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो हाँ ठीक है, डेंसिटी एयर बबल की कम है, उससे उससे क्या? आप लोग सब चीजें पढ़ चुके हैं, क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हैं? बिल्कुल बेसिक सर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों पे, नहीं जा रहे हैं कि बॉडी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? किस पे डिपेंड करती है? बायन फोर्स पे। अच्छा हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि कोई भी बॉडी वाटर के अंदर है तो उस पे दो फोर्सेस लगते हैं, नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है बायन फोर्स। इसको कभी मत भूलिए। लिक्विड में जैसी बॉडी अंदर डाली तुरंत आपके दिमाग में बायन फोर्स आना चाहिए, उसके बाद फिर सोचना स्टार्ट कीजिए कि क्या हो रहा है, प्रेशर, इन सब चीजों के बारे में। अब ये बताइए, ये तो एयर बबल है ना, अगर एयर बबल है तो ये mg मास, ये वेट क्या होगा? बहुत कम होगा ना, ना के बराबर। ठीक, एयर बबल है, इमेजिन करके देखिए, एयर बबल है, अंदर से खाली एयर है सिर्फ। ठीक है, तो इसका जो वेट होगा mg वो बहुत कम होगा। लेकिन ये जो होता है fv, fv क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू g। ठीक, अगर मैं इसको लिखूं, आपने लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, और इसको आपने लिखा डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। अगर इन दोनों को देखूं, ये क्या इसी लिक्विड के अंदर है ना? अगर इसी लिक्विड के अंदर है तो आपने वॉल्यूम डिस्प्लेस को क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कि इस बबल की? लिक्विड की। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी ना, तो मतलब कि बायन फोर्स ज्यादा है। अगर बायन फोर्स ज्यादा है इसका मतलब कि जो एयर बबल है ऊपर जाएगा। लिखिए पहला पार्ट क्वेश्चन का कि एयर बबल ऊपर क्यों जा रहा है, तो उसका रीजन सही लिखिएगा। ये सब क्वेश्चन थ्योरी के हैं।
क्लियर है पहला पार्ट कि एयर बबल ऊपर क्यों जा रहा Yes, है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं कि इसका साइज क्यों इंक्रीज होगा। सर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वाटर ठीक है, प्रेशर। तो सर वो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 वाली इक्वेशन से वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए ना फिर। चलिए मैं एग्जैक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ। ठीक, हम लोग जो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा रहे हैं वो सिर्फ अंदर वाले के लिए लगा रहे हैं। तो अंदर कौन सा प्रेशर है, P इन, यही है ना। अंदर का प्रेशर इज इक्वल टू P आउट प्लस क्या है, यही है ना अंदर का प्रेशर। यस ठीक, लेकिन अगर मैं आउटसाइड में प्रेशर देखूं, ये तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इधर आउटसाइड में प्रेशर देखूं तो आउटसाइड में प्रेशर क्या है, एक ρgh ऐड हो जा रहा है। तो अगर मैं P1 लिखूं तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस 2T/R प्लस ρgh। ठीक, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे प्रेशर लिखूं P2 इज इक्वल टू P0 प्लस 2T बाई, इसको R1 ले लीजिए या R2 ले लीजिए, S तो 0 हो जाएगा ना, ये सरफेस पे पहुंच चुका है। ठीक, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1। अगर P1 ज्यादा है इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, क्योंकि कैसा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे सुनने, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देखिए बता रहा हूँ, कई सारे बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो नीट की बुक है, जो भी आप लोग जहां से प्रैक्टिस करें, वहां पे बताए ये टर्म नहीं लिखा रहता। क्या बोल रहा हूँ, ये वाला टर्म, वो सिंपल क्या लिखता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, यहां तक उसका करेक्ट है। लेकिन जब वो P1 के बारे में बात करता है, तो जब वो P1 के बारे में बात करता है तो इस वाले टर्म्स को लेकर नहीं चलता, 2T/R1। वो सिंपल लिखता है यहाँ पे प्रेशर कितना, P0 प्लस ρgh, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0। गलत है, मैं बोला हूँ कि अगर 100 बुक पढ़ेंगे तो 99 बुक्स में यही है। अगर बाई चांस अगर आपसे रिलेशन पूछ दे कि कौन सा P1 P2 है, क्योंकि एम्स का क्वेश्चन था ये, इसलिए बता रहा हूँ, आपको याद रखना है एग्जैक्ट रिलेशन ये है। और इसलिए मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो ये मत सोचिए गलत पढ़ा दिया, पढ़ाया सही है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो सही चीज को मार्क कीजिएगा, गलत नहीं। क्लियर ये क्वेश्चन? यस सर। Yes. अब आपने देखा होगा कि हम लोग जब डिटर्जेंट डाल देते हैं पानी में, उसके बाद आप उसको ऐसे करते हैं तो झाग बन जाता है, मतलब कि बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जो झाग बनते हैं सब एक के ऊपर एक बनते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक ऐसा बबल बना, फिर एक उसके नीचे एक अलग बबल होगा, फिर एक अलग बबल होगा, ऐसे करके बनता है क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बनता है, ये ऐसा बहुत सारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन जो है, कि मैंने क्या किया, 200 बबल थे, वो कुछ ऐसे बन गए। ठीक, तो यहां पे जो इंटरफेसिंग लाइन होगी, इन दोनों बबल्स की जो कर्वेचर होगा, ठीक है, इंटरफेसिंग लाइन, मैं 3 लाइन बना रहा हूं, पहला आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होना चाहिए। एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंटरफेसिंग लाइन कौन सी होगी?
फर्स्ट, थर्ड, पक्का? क्यों? हमने थर्ड आंसर दिया मतलब कि नीट का क्वेश्चन, क्यों पूछा मतलब एम्स का क्वेश्चन? क्या इलॉजिकल आंसर नहीं चाहिए? सोचकर सोचिए सोचिए, आंसर आप ही लोगों के पास है। क्या होगा? ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको इमेजिन कीजिए एक बड़ा बबल था जिसका रेडियस आपने मान लिया ये वाले कि बड़े, बबल प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, और ये जो छोटा बबल है इसका रेडियस आपने मान लिया R2 है, ठीक? ये तो बबल है ना, तो बबल के अंदर प्रेशर कितना होता है? अभी आपने लिखा था P in माइनस P out इज इक्वल टू 40/R, ये जनरल फॉर्मूला था आपके पास। अब मेरे को क्या लिखना है? इस वाले के लिए प्रेशर लिखना है कि इसके अंदर प्रेशर कितना है, तो आपने इसके अंदर प्रेशर कितना लिखा? 40/R1 प्लस P0, और इसके अंदर प्रेशर कितना है? 40 सॉरी ये R2 है ना, इसका रेडियस R2, 40/R1 प्लस P0। किसका रेडियस ज्यादा है? इसका, मतलब किसका प्रेशर कम होगा? इसका प्रेशर कम होगा, तो ये कौन सा सरफेस होना चाहिए? ज्यादा प्रेशर लगा रहे थे, तो कौन सा सरफेस होना चाहिए? थर्ड वाला। क्लियर है? लिखिए, रीजन लिखते जाइए। सर एक बार दोबारा बता दो। ये मान लीजिए एक बड़ा सा बबल है, हाँ बता रहा हूँ। ये मान लीजिए एक बड़ा बबल है, इस बबल का रेडियस आपने मान लिया R1, तो अगर मैं यहाँ पे P in लिखूं तो P in कितना हो जाएगा? 40/R प्लस P0। तो अगर मैं इस वाले के लिए प्रेशर लिखना चाहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 40/R1 प्लस P0, और इस वाले के लिए प्रेशर कितना हो जाएगा? 40/R2 प्लस P0। जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो आपने कहा कि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो जो सरफेस है वो ऐसा बनेगा, इंटरफेसिंग सरफेस। ठीक है, 1 और 2 तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स इधर ज्यादा लगेगा, तो ये सरफेस बनना चाहिए लास्ट वाला। अब मैंने बोला, चलिए ये वाला कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। चलिए, अब आपने कहा कि थर्ड सरफेस आपका इंटरफेसिंग लाइन है, इस थर्ड सरफेस को एक इमेजिनरी बबल मान सकता हूं? ये एक इमेजिनरी बबल है, तो मेरे से पूछा गया इस इमेजिनरी बबल का रेडियस क्या है? मतलब भी मेरे से क्वेश्चन ये था कि जो थर्ड वाली लाइन थी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? वैसे कई लोगों को फॉर्मूला याद होगा, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R, याद है? फॉर्मूला पढ़ा हुआ कहीं? इसी में आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब दो बबल्स आपके कोलैप्स कर जाते हैं। अब यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपने कहा कि ये जो इमेजिनरी बबल है वो दो बबल से मिलके बना है कि नहीं? तो ये जो इमेजिनरी लाइन थी वो क्या थी? इंटरफेसिंग लाइन। जो इंटरफेसिंग लाइन थी वो तो इन दोनों बबल्स के कारण थी ना, इंटरफेसिंग लाइन।
इसके अंदर प्रेशर कितना था 40/R2 प्लस पी नॉट, इसके अंदर प्रेशर कितना था 40/R1 प्लस पी नॉट। तो मैं कहूंगा कि इस इमेजिनरी बबल के अंदर प्रेशर कितना है 40/R2 माइनस 40/R1 इज इक्वल टू 40/R। नहीं आया समझे? नहीं आया सर। कोई नहीं, वैसे तो आपको फॉर्मूले रटने, एक बार फिर से कोशिश करता हूं। मैंने क्या कहा कि ये वाला बबल है, ये वाला, इसके अंदर प्रेशर कितना है 40/R2 प्लस पी नॉट, और यहां पे प्रेशर कितना है 40/R1 प्लस पी नॉट। ठीक, इस इंटरफेसिंग लाइन को देखिए, ये जो इंटरफेसिंग लाइन है इसको आपने कंप्लीट स्फीयर बना दिया। ठीक है, और मैं इस इमेजिनरी बबल का रेडियस निकालना चाहता हूं, मेरे को ये निकालना है। तो आपने कहा कि ये बबल है, अब भूल जाइए, इन दोनों चीजों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। या आपने कहा कि एक नया बबल है, इस नए बबल का रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होना चाहिए 40/R प्लस पी नॉट ना। यस ठीक है, इस इमेजिनरी बबल के लिए एक्सेस प्रेशर मैं लिखना चाहता हूं। ठीक, तो आपने कहा कि इस इमेजिनरी बबल का जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना है 40/R। ये पार्ट क्लियर है इस इमेजिनरी बबल का। अब एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या हुआ, P इन माइनस P आउट। अब ये जो इमेजिनरी बबल बना था, ये छोटे वाले बबल और बड़े वाले बबल के कारण बना था। छोटे वाले बबल का प्रेशर था 40/R2 प्लस पी नॉट, और इसका प्रेशर था 40/R1 प्लस पी नॉट। तो आपने कहा कि इंटरफेसिंग लाइन ये वाली क्यों बनी, क्योंकि इसके कारण फोर्स ज्यादा लग रहा था। तो मतलब कि एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा 40/R2 प्लस पी नॉट माइनस 40/R1 प्लस पी नॉट ना। सिर्फ इमेजिनरी बबल को सोचिए, इमेजिनरी बबल इस वाले प्रेशर और इस वाले प्रेशर डिफरेंस के कारण बना है। तो हम लोग जो एक्सेस प्रेशर लेंगे P इन माइनस P आउट, वो क्या हो जाएगा छोटे वाले के अंदर का प्रेशर माइनस बड़े वाले के अंदर का प्रेशर। तो ये आंसर आ जाएगा। आपको याद रखना है, नहीं समझ में आए दोबारा मत पूछिएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट वैल्यू पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखिए हम लोगों के दो छोटे से पार्ट बचे रह गए हैं अभी। एक है कांटेक्ट एंगल। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आपने वो क्वेश्चन पूछा था ना अभी, सोप बबल वाला और एयर बबल वाला। हाँ वो कल बताना है सर, मेरे को उसका आंसर पता है, मैं बताऊं अभी? कल। सर प्लीज सर। नहीं नहीं नहीं, सबको सोचने का टाइम चाहिए ना, आप कल बताइएगा। कल ऐसा थोड़ा है कि मैं भूल जाऊंगा, अगर मेरे को आता है तो सबसे पहले आप ही से पूछूंगा। मैं सबको टाइम दे रहा हूँ कि सब लोग थोड़ा सा गूगलिंग करें, वैसे भी करते रहते हैं, तो एक बार सही डायरेक्शन में कीजिए और जो लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों। आंसर मेरे को ये मत बताएगा कि उसका एक लेयर होता है, इसका दो लेयर होता है। मैं तो बाबा कह रहा हूँ दोनों के दोनों ऊपर नीचे सरते थे, कैसे आपने कहा कि एक लेयर है उसमें दो लेयर है। क्वेश्चन मेरा वहीं पर है, ये आंसर मेरे को नहीं चाहिए जो अभी दिया सिद्धांत है स्टार्टिंग में कि एयर बबल में एक लेयर होता है, सोप बबल में दो लेयर होता है। ये आंसर नहीं चाहिए। देखिए ऐसे तो बनेगा, रेडियस कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। भूल जाइए, ये नहीं बना। मेरे को इस रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहिए, वो ऐसे निकालूंगा। ठीक है ना, वो तो मैं सिर्फ इमेजिन करवाना, उसको छोड़ दीजिए। देखिए दो पार्ट छोटे छोटे से बचे हुए, एक है कांटेक्ट एंगल। ठीक है, कांटेक्ट एंगल को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहाँ कांटेक्ट एंगल आपने बना कैसे दिया, क्योंकि इस वाले पार्ट में मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं थियोरी के।
आपने देखा होगा सरफेस टेंशन पे ज्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक, इसलिए हम लोग उस वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से करते हुए चलेंगे। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉन्टैक्ट एंगल और कैपिलरी राइज, ठीक है। सिर्फ ये दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कॉन्टैक्ट एंगल में मैक्सिमम 10 मिनट, कैपिलरी राइज में मैक्सिमम 10 मिनट, ठीक। और उसके बाद जो मैंने बोला था एक्सीलरेटिंग फ्लूइड का, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखवा दूंगा और बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसमें 15 मिनट, ठीक है। तो मैक्सिमम 40 मिनट की कल की क्लास होगी, उसके बाद हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। तो डाउट सेशन कल और परसों दोनों दिन चलेगा, क्योंकि कल के दिन तो पूरे डाउट्स हो नहीं पाएंगे अगर आपने किए होंगे सही से तो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग SHM और वेव स्टार्ट करेंगे। एनटीए ने कुछ बताया? वो अभी भी कह रहे कि अच्छा 2 कर रहे हैं, अच्छा सरप्राइज बोलेंगे क्या, 1 हफ्ते के बाद टेस्ट है पहला? चलिए कोई नहीं। सर तो एक कुछ पूछना था। बोलिए। सर ये मैकेनिक्स और रोटेशन के जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं मतलब डाउट्स के, तो वो हम कैसे पूछ सकते हैं? मैं ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। जिनके पास जो करंट चैप्टर चल रहा है वो पूछिए, अगर इसके अलावा कोई डाउट होता है उसके लिए मैं फ्राइडे को एक टाइम फिक्स कर दूंगा, उसमें आके आप लोग पूछ सकते हैं। क्या रोटेशन का डाउट है या कुछ और कोई चैप्टर का डाउट है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सर ऑनलाइन ही रख लेंगे प्लीज। हाँ हाँ ऑनलाइन सेम लिंक पे क्लास रख दूंगा, ठीक है। मैं कल तक बता दूंगा कि किस समय रख सकते हैं फ्राइडे में, ठीक। तो कल फ्लूइड के प्लीज क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, सरफेस टेंशन के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, बस कैपिलरी राइज का पार्ट छोड़ दीजिए और सब पार्ट तो हो चुका है सरफेस एनर्जी और टेंशन से रिलेटेड, ठीक। तो कल मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सके वो कर लीजिए और जो छोटा सा पार्ट बचा उसको कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।